सारा मिर्च मसाला। मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरी इतनी परवाह है। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? देखिए बहू बीवी और टीवी सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 2:30 बजे सिर्फ CNN न्यूज पर। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास GN डेयरी। देश के हालात, भ्रष्टाचार से मचा हाहाकार, विकास की गति का आधार, जनता की आस, खबरों के हर पहलू को गहराई से जांचकर लाते हैं आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ CNN न्यूज पर। समय सच दिखाने का, समय खबर पहुंचाने का। आप जो चाहें हम वही दिखाएं। सूचना के इस युग में हम रखें आपको आगे, सबसे आगे। CNN न्यूज, सिर्फ खबर। CNN न्यूज, सिर्फ खबर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात की। तो जिस तरीके से आज गिलानी को पद से अयोग्य घोषित कर दिया है वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि उन्हें अगर 26 अप्रैल की तारीख से अयोग्य घोषित किया गया है तो अब तक जो फैसले पाकिस्तान में लिए गए हैं कार्यकारिणी की बैठकों में और प्रधानमंत्री की मुहर के बाद वो फैसले जो लिए गए हैं उन फैसलों का क्या होगा और क्यों वहां पर सर्वोच्च न्यायालय और विधायिका, अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो दोनों एक दूसरे से अलग जवाब कर रहे हैं। जहां तक गिलानी का सवाल, उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें कोर्ट ने कहा था कि वो राष्ट्रपति के खिलाफ वो कार्रवाई करें, लेकिन वहां के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि पदेन राष्ट्रपति के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत हम लगातार कर रहे हैं हमारे खास मेहमान अभेगी से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भारत में। अभी की जिस तरीके से आपने भी देखा और लगातार ये सवाल उठना लाजमी है, अनंत जी ने भी उठाया कि अभी तक 26 अप्रैल से लेकर अभी तक जो फैसले उनके प्रधानमंत्री रहते लिए गए हैं उन फैसलों का क्या होगा। वहां बजट भी पास हुआ है, क्या उसे निरस्त कर दिया जाएगा? और ऐसे में देश की जनता भी ये जानना चाहेंगी कि जिस तरीके की योजना या तमाम बातें जो उनके हक में हैं अब उनका क्या होना है। देखिए, कभी भी जैसे सरकार जब बदलती है जी, तब भी ऐसा ये प्रश्न हमेशा उठता है कि भाई जो डिसीजंस अभी तक पेंडिंग हैं उनका क्या होगा। क्या वो नई सरकार उन्हें अडॉप्ट करेगी या उनको बिल्कुल साइडलाइन कर देगी। उसी तरह से यहाँ पे भी अभी नए इलेक्शन डिक्लेयर होंगे तो अकॉर्डिंग जब अगर हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखेंगे तो जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे या जो नई सरकार आएगी वो 26 अप्रैल के बाद से उसका इफेक्ट होगा। तो इस बीच में जो भी डिसीजंस या सर्कुलर्स या कुछ भी इश्यू हुआ है इस सरकार के द्वारा, तो वो उस नई सरकार के ऊपर टोटली डिस्कशन रहेगा कि वो उसको अडॉप्ट करती है या उसको बिल्कुल नकार देती है। तो उसके जैसे नई सरकार बनती है हर जगह ऐसा होता है कि पेंडिंग डिसीजंस होते हैं और वो डिसीजंस को कैसे हैंडल करना है वो नई सरकार जो होती है वो टोटली उसके ऊपर डिस्कशन होता है। जी, लेकिन अब देखिए जिस तरीके से देखा कि पीपीपी की अभी बैठक चल रही है पाकिस्तान में, उनका कहना है कि पार्टी से ही किसी नेता को वो इस पद की जिम्मेदारी दे सकते हैं। वहां दूसरी तरफ संविधान का बार बार हवाला दे रहे थे गिलानी, तो क्या माना जाए कि वहां न्यायपालिका और कार्यपालिका या विधायिका के बीच हम एक टकराव की स्थिति देख रहे हैं जो आगे के लिए भी अच्छा नहीं है? देखिए, टकराव जहां तक टकराव का सवाल है वो सब तो हर जगह होता ही है। थोड़ा सा एंक्रोचमेंट, वैसे देखा जाए सेपरेशन ऑफ पावर जो डॉक्ट्रिन है जो हमारे हिंदुस्तान में भी लागू होता है उसमें सबका अलग अलग रोल होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर जब कोई बंदा अपना फंक्शन नहीं करेगा, अपना काम ढंग से नहीं करेगा तो उस समय कोर्ट को अपना उसके शूज में आना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का काम है लॉ को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं करता है या फिर उसके डिसीजन को फॉलो नहीं करता जो कोर्ट ने दिया है तो कोर्ट को उसके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा।
चलिए, और भारत में भी जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं, अभी यहाँ भी राष्ट्रपति का चुनाव होना है और लगातार जिस तरीके से यूपीए ने प्रणब मुखर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कहीं न कहीं टीम अन्ना का ये कहना है कि उनके खिलाफ जो आरोप है, चाहे उन आरोपों पर वो खड़े उतरते हैं नहीं उतरते हैं, उनके ऊपर वो आरोप सिद्ध होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले या उनके उम्मीदवार बनने से पहले, उनको नामांकन दाखिल करने से पहले उन तमाम आरोपों की जांच होनी चाहिए। आइए एक बार देख लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर। अन्ना ने ये कहा है कि कांग्रेस के बाकी नेताओं के मुकाबले प्रणब मुखर्जी बेहतर हैं। मेरा ये कहना है कि अगर ये बेहतर है तो बाकियों का क्या हाल होगा, जांच तो करा लीजिए। आप बताइए कि घाना का राष्ट्रपति जो है ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाएगा जिसके खिलाफ जांच के उसने रिक्वेस्ट की हुई है? क्या इज्जत रह गई भारत की? 2005 में स्कॉर्पियन का मामला उठा था, 2006 में नेवी वॉर रूम लीक का मामला उठा था। क्या 7 साल कम होते हैं जांच करवाने के लिए? क्यों नहीं जांच करवाई गई? 2009 में घाना की सरकार ने चिट्ठी लिखी थी, क्या 3 साल कम होते हैं जांच करवाने के लिए? क्यों नहीं जांच करवाई गई? और अभी भी मई के महीने में जब ये मंत्रिमंडल जो है ये सख्त लोकपाल पारित नहीं कर रहा था, तो 15 मंत्रियों की हमने लिस्ट दी थी, तब तक तो प्रणब मुखर्जी साहब नहीं थे रेस में। तो जब तक इस मंत्रिमंडल का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक बात नहीं बनने वाली। और ये 15 मंत्रियों के खिलाफ जो आरोप है ये हम नहीं लगा रहे, ये सीएजी ने लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं, हाई कोर्टों ने लगाए हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं ने ये आरोप लगाए हैं। जब हमने उनके ऊपर आरोप लगाए तो कल शाम को प्रणब मुखर्जी साहब का एक बहुत लंबा पत्र हम लोगों को मिला है जिसमें उन्होंने उन सारे आरोपों को खारिज किया है। और अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो फिर तो जांच होने का सवाल ही नहीं उठता, फिर तो संविधान के अंदर इम्यूनिटी है उनको। तो टीम अन्ना का साफ तौर पे कहना है कि प्रणब मुखर्जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप टीम अन्ना की तरफ से नहीं लगे हैं। जो अगर हम बात करें कैग रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया है, कई बार कोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि राष्ट्रपति बनने के बाद इन आरोपों को इसके ऊपर कोई तरीके की कार्रवाई करना काफी मुश्किल होगा, इसलिए उनके उम्मीदवार बनने और नामांकन से पहले इस पर पूरी जांच हो जानी चाहिए। क्योंकि जो हालात अभी पाकिस्तान में है, जहां सरकार बार बार कह रही थी कि पदेन राष्ट्रपति पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कुछ इसी तरीके की स्थिति भारत में भी है। इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बालिंदु दतीज जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज में। आप पूरे हालात को किस नजरिए से देखते हैं और जो आशंका टीम अन्ना की तरफ से है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही ज्यादा टफ फैसला है जी। और मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान में कोई भी इस किस्म के फैसले की उम्मीद कर रहा था, खासतौर पर सरकार तो बिल्कुल ही नहीं कर रही थी जी। उसमें पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो असल में सरकार के विभिन्न अंगों को उसने सीधे सीधे अपने फैसले में उनको निर्देश दिए हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी। माना पहले ये जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट लोग ये जो असेंबली है वहां की उसके स्पीकर को बोलेंगे, उनको शायद सलाह देंगे कि आप गिलानी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करें, क्योंकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई सरकारी पद पर मौजूद व्यक्ति यदि जुडिशरी की मजाक उड़ाता है या उसके साथ उसकी अवमानना करता है तो उसकी सदस्यता या उसका जो पद है वो समाप्त हो जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था जरूर है, लेकिन ये नहीं माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो कि खुद भी एक संवैधानिक संस्था है वो 3 अन्य संवैधानिक संस्थाओं को सीधे सीधे निर्देश देगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किया यह है कि उसने सबसे पहले तो स्पीकर ने जो 24 मई को एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की राय को नजरअंदाज कर दिया था, डिस्क्वालीफाई करने की राय को, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आलोचना की है साफ तौर पर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो गिलानी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कदम उठाए। और तीसरा, उन्होंने सीधे सीधे राष्ट्रपति को राय दी है, जो कि एक तरह से इनडायरेक्टली निर्देश जैसा ही है कि वे जो भी परिस्थितियां इसमें निकल कर आती हैं उसमें संविधान के अनुरूप कदम उठाएं। तो बेहद ज्यादा कठोर फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो इतना नहीं सोच रही थी, ये तो जानती थी कि फैसला हमारे खिलाफ आएगा, गिलानी के खिलाफ आएगा, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि वो सीधे सीधे तीनों संवैधानिक जो पद हैं उनको इस तरह से निर्देश दिया जाएगा। और यदि इस तरह से चुनाव आयोग को सीधे निर्देश ना दिया जाता तो संभवतः पाकिस्तान सरकार ये करती कि असेंबली के जो स्पीकर हैं वो चुनाव आयोग को निर्देश को उनको आग्रह करती और उसके बाद पाकिस्तान सरकार
और प्रधानमंत्री उसके समक्ष अपनी दलीलें रखते तो काफी लंबे समय तक ये सिलसिला चलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है जी। लेकिन वालिंदर जी यहाँ पर जो एक अहम सवाल उठता है कि आपने भी कहा और जिस तरीके से कोर्ट ने भी कहा, पहले उनको 30 सेकंड की सजा दी गई, उसके बाद आज जिस तरीके से उन्हें आयोग घोषित किया गया, 26 अप्रैल से उनके ऊपर ये आदेश लागू होता है, तो ये मामला अवमानना का है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क था, खासतौर पर गिलानी का ही अपना तर्क था कि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि कोई पदेन राष्ट्रपति है तो उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो इस बात को तो वहां सुप्रीम कोर्ट भी भली भांति समझता है, फिर क्यों इस तरीके का टकराव यहां पर नजर आ रहा है? देखिए, टकराव का मूल मुद्दा तो वही भ्रष्टाचार का है जो कि जरदारी के विरुद्ध जाता है। सभी लोग जानते हैं कि जरदारी जिस जमाने में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी, उस समय उनके विरुद्ध काफी आरोप लगते थे भ्रष्टाचार के, और बीच में लगभग 12 बिलियन रुपीस के करप्शन का भी एक केस आया था, और ये लगभग काफी अखबारों में भी वहां छपता रहा है और आम धारणा है कि स्विस बैंकों में उनके काफी खाते हैं और काफी सारी जो धन है काफी सारा वो उसमें जमा है। तो मुख्य मुद्दा तो भ्रष्टाचार का ही है, लेकिन इसमें पेच ये आ जाता है कि जनरल मुशर्रफ के जमाने में जब एक समझौता हुआ था जिसमें वहां पर राजनीतिक स्थिति को बहाल करने के लिए, राजनीतिक स्थायित्व बहाल करने के लिए, चुनाव के अनुकूल स्थितियां बनाने के लिए ये करार किया गया था, जिसके तहत भ्रष्टाचार के आरोपों वाले लोगों को भी एक आम माफी जैसी चीज दी गई थी। तो उसके तहत उस मुशर्रफ को एक तरह की आजादी प्राप्त है, एक इम्यूनिटी प्राप्त है। दूसरी इम्यूनिटी उन्हें राष्ट्रपति पद के वजह से प्राप्त है। तो इस वजह से ये बड़ा जटिल मुद्दा हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और ये धारणा जरूर वहां के लोगों में बैठ रही है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही कड़ाई से काम ले रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो राष्ट्रपति और अन्य पार्टियों के बीच में करार हुआ था उसको बिल्कुल ही न मानना और उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना। तो देश की व्यवस्था के लिए आप इसे क्या मानते हैं? क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है वो कहीं न कहीं सेना को रोकता है, दूसरी तरफ लोकतंत्र को बहाल रखने वाला है, या अगर हम इधर विधायिका और कार्यपालिका की बात करें तो उनके ऊपर दबाव बनाने वाला है? किस रूप में देखेंगे आप इसे? देखिए, एक तरह से एक्टिविज्म है ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है एकदम सही दिशा में है, लेकिन उसके विभिन्न पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। खासतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे चुनाव आयोग और स्पीकर और राष्ट्रपति तीनों को निर्देश देता है, तो कम से कम भारत के संदर्भों में तो हम लोगों के लिए कल्पना करना लगभग असंभव हो जाता है। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के विरुद्ध भी इसी तरह का एक फैसला आया था, जो कि बहुत ऐतिहासिक फैसला था और उसने भारत में सारे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी थी। लेकिन उस फैसले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता को खारिज किया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो आज से प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जब फैसला आता है तो न सिर्फ सदस्यता को समाप्त किया जाता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि आज से या 26 अप्रैल से वो प्रधानमंत्री नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे एक संदेश भेजा है, और ये संदेश ऐसा था कि इसके बाद पाकिस्तान सरकार के सामने कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, कोई ढिलाई की गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि यदि वो इसकी अवज्ञा करती है तो फिर बहुत बड़ा संवैधानिक संकट पैदा होता है, और तब सेना की भूमिका या सेना की संभावना, उसके दखल की संभावना जैसी कोई बात सामने आती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अभी की जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही है और ये बातें सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ा कदम उठाया है, काफी कड़ा फैसला दिया है और कहीं न कहीं जानकारी ये मानते हैं कि ये पाकिस्तान के हक में है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से आज बैठक चल रही है, पीपीपी कोई न कोई नया सदस्य चुन ही लेगी जिसे राष्ट्रपति बनाया जा सके, प्रधानमंत्री बनाया जा सके, माफ कीजिएगा। तो क्या माना जाए कि कोर्ट फिर से उनको ये आदेश दे सकता है कि आप राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई कीजिए? यानी कि ये इस प्रोसेस को हम कहाँ खत्म माने? राष्ट्रपति अपने पद पे बने हुए हैं, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री आएगा क्या उसे फिर से ये आदेश दिया जा सकता है? जिस तरह का ऑर्डर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है, उससे तो यही जाहिर होता है कि हो सकता है फ्यूचर में वो इस तरह का ऑर्डर पास करे। और क्योंकि ये ऑर्डर जो है, उन्होंने जैसा अभी हमारे साहब ने बताया फोन लाइन पर कि स्पीकर ने जैसे कि कोई अपना वो डिसीजन नहीं लिया पहले ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि अपने ऑर्डर में क्लियर लिखा है क्योंकि पहले ऑर्डर का स्पीकर ने पालन नहीं करा गया, इसीलिए इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसके पास, सुमोटो पावर जिसे कहते हैं, उसको यूज करके ये ऑर्डर पास करना पड़ रहा है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने ऑर्डर में। जी, इस मुद्दे पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
खबर।